अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आप लोग कोविड से जो है वो बच रहे होंगे, खुद भी बच रहे होंगे, अपनी फैमिलीज़ को भी बचा के रख रहे होंगे और बाहर जाने से बिल्कुल अवॉइड कर रहे होंगे। और मार्केट्स वगैरह वैसे तो भरी हुई हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो भी चीज़ आपको रिक्वायर है, अब तो ऑनलाइन इतनी जो है हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फूड अवेलेबल है, शॉपिंग अवेलेबल है, सब कुछ है। तो आप फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ़ योर होम ट्राई करें कि आप हर चीज़ जो है वो अपने घर से ही इस तरह से जो है वो मंगवा लें। आप लोग बाहर जाने से जो है वो जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें, सो दैट हम जो है हमारे स्कूल्स ये जो कोविड की वजह से बंद हैं ये जल्दी से रीओपन हो सकें और हम दोबारा से अपने क्लासेस में बैठकर जो है वो इंजॉय भी कर सकें, पढ़ भी सकें, सीख भी सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोग अपने न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को जो है वो हमने जो है वो स्टडी किया था। फिशन क्या था? फिशन का मतलब होता है टूटना, कि जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है स्मॉलर न्यूक्लियाई के अंदर और उसके साथ जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था फिशन रिएक्शन का। देन हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है और ये अनकंट्रोल्ड हो सकता है अगर आप इसकी जो है वो स्पीड को कंट्रोल नहीं करते हैं। और वो भी हमने देखा था कि किस तरह से हम रिएक्टर्स के अंदर इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। इट इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में हमने क्या किया था कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट रहा था दो लाइट न्यूक्लियाई के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा कि दो लाइट न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, फ्यूज़ हो रहे होंगे। फ्यूजन क्या होता है? मिलाप को ही कहते हैं ना, चीज़ों का आपस में मिलना जो है वो फ्यूजन है। जिस तरह जो है वो सॉन्ग्स का फ्यूजन बना देती हैं जी, बहुत सारे गाने आपस में मिला दिए तो जी फ्यूजन बन गया ये। तो इसी तरह से जो है ये रिएक्शन भी जो है वो फ्यूज़ हो रहे हैं, मिलाप हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं। दो जो है वो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होंगे। इस कम्बिनेशन के रिजल्टेंट में जो है हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियाई जो है वो बनेगा। इस रिएक्शन को हम नाम देंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से कर लेते हैं? व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन to form heavy nucleus, then this reaction is called nuclear fusion reaction। ठीक है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। अब फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्टेंट में आप देख रहे हैं कि दो जो हैं वो लाइट न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्यूजन में क्या है? हमारे पास जो है एक ड्यूट्रियम और एक ट्रिटियम। वी नो दैट हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटॉप्स, H11, H12, H13। H11 हमारे पास है प्रोटियम, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सेस जो है, जो अबंडेंट जो है आइसोटॉप है जो कि हाइड्रोजन का, वो पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं जी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, H12 और H13। अगर आप इन दोनों को आपस में जो है वो कंबाइन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में जो है हमारे पास रिलीज़ होती है अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी और हमारे पास बनता है एक हीलियम का न्यूक्लियस और इसके साथ इस रिएक्शन में हमारे पास रिलीज़ होंगे न्यूट्रॉन्स। अब इसको जो है वो हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे और हम एक रिएक्शन के फॉर्म में भी जो है वो इसको देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रहा है। क्या क्या चीज़ आपस में जो है वो बेटा कंबाइन होनी है, इसका जो है वो न्यूक्लियर जो है वो जो रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस करता है उसको हम देखते हैं वो क्या है। ड्यूट्रियम which is H12, ट्रिटियम H13, दे कंबाइन या आपस में कंबाइन होंगे और क्या बन जाता है हमारे पास? हीलियम। हीलियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 4 है। अब देखिए रिएक्टेंट्स में 1 और 1 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हैं, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर दोनों साइडों पे हमारा सेटिस्फाइड है। अब हम एटॉमिक मास देखते हैं, 3 और 2 हमारे पास कितनी होती है जी? 5। यहाँ पर हीलियम हमारे पास है 4। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है अभी हमारे पास जो है वो दोनों साइडों पे जो है वो इक्वलाइज नहीं हो रहा है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए क्या होगा हमारे पास? हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए
जिसका एटॉमिक नंबर कोई ना हो, बिकॉज एटॉमिक नंबर बैलेंस्ड है हमारे पास, लेकिन एटॉमिक मास 1 हो। एंड वी नो दैट न्यूट्रॉन जो है हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसका एटॉमिक नंबर 0 होता है और एटॉमिक मास नंबर जो है वो 1 होता है। अब दोनों साइडों पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास, इनके एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, ठीक है। और ये जो है जब इक्वल हो गए हैं तो ये रिएक्शन जो है वो हमारा बैलेंस्ड हो गया है, और बैलेंस्ड है तो इसका मतलब है दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस। न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। ये देखिए ये 2 लाइट न्यूक्लियाई हैं और ये दोनों मिलकर जो है वो अपने से हैवी, ये नहीं है कि बहुत बड़ा हैवी कोई न्यूक्लियस इन्होंने बना दिया है, ठीक है। जिस तरह यूरेनियम जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस था, ये 2 मतलब अपने से जो छोटी 2 चीज़ें आपस में मिलके अपनी से बड़ी चीज़ बना रही हैं, बस इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो है वो हमारे पास जो है ये इक्वेशन है। इसको अगर हम जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं इस रिएक्शन की। न्यूट्रॉन्स को हम बेटा जो हम अपनी जो है वो यूज़ करते आ रहे हैं, ब्लू जो है वो बोर्ड मार्कर वो मैं न्यूट्रॉन्स के लिए जो है वो यूज़ करती हुई आ रही हूँ, तो अभी भी हम जो है वो न्यूट्रॉन्स के लिए इसको यूज़ करेंगे। आपको पता है बेटा जो ड्यूट्रियम है हमारे पास H12, ये देखें इधर, H12, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर हमारे पास है 2। तो एटॉमिक मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। A जो है दैट इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इज एटॉमिक नंबर विच इज 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर हमारे पास कितने हैं? 1। एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। और ट्रिटियम के अंदर अगर हम बेटा देखेंगे H13 के अंदर, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, आप ये इक्वेशन को जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 2। तो इसके अंदर जो है हमारे पास 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, और इसमें हमारे पास 1 न्यूट्रॉन और इसका एटॉमिक नंबर चूँकि 1 है तो इसका प्रोटॉन्स जो हैं दे आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो 1 हमारे पास प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन जो है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है जी बेटा एक न्यूट्रॉन, ये जो है ये ड्यूट्रियम हो गया, ठीक है। इसके साथ हमें जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, एक प्रोटॉन की। 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये हो गया हमारे पास ड्यूट्रियम। ये मेरे पास क्या है, ट्रिटियम। इसमें एक जो है मेरे पास 2 न्यूट्रॉन्स होंगे आपके पास, ठीक हो गया। 2 न्यूट्रॉन्स हैं हमारे पास, और एक हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, वी विल बी हैविंग 1 प्रोटॉन, ठीक है। दे विल फ्यूज टुगेदर, ये आपस में जो है वो आकर मिलेंगे। जब ये आपस में आकर मिलेंगे तो हमारे पास ये सारे जो हैं वो इनका एक कम्बिनेशन बन जाएगा पहले, जिसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 3 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रोटॉन्स हो गए हमारे पास, और साथ में इस रिएक्शन में हमारे पास आ जाएंगे जी 3 न्यूट्रॉन्स। उसके बाद जो है ये स्प्लिट अप हो जाएगा रिएक्शन हमारा हीलियम के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, और 4 में से 2 को अगर आप निकाल देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने रह जाएंगे हमारे पास, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे जी 2 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में हमारे पास इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या पैदा होगा जी, एक अदद न्यूट्रॉन, और प्लस इसके साथ जो है वो हमें पता है कि अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ड्यूट्रियम। ये हमारे पास क्या है, ट्रिटियम। ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुए, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास फ्यूजन हो रही है, यहाँ पे इनका आपस में मिलाप हो रहा है।
जिसके रिजल्टेंट में हमारे पास बन रहा है जी ये हीलियम का न्यूक्लियाई, और साथ में हमारे पास रिलीज़ हो रहा है यहाँ पर न्यूट्रॉन, और साथ में हमारे पास निकल रही है अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो है वो आप पिक्चर्स की फॉर्म में जो है वो अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है विच इज़ हीलियम एंड न्यूट्रॉन, दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि हमारे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है। और ये जो लॉस ऑफ मास होता है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, E इज़ इक्वल टू mc²। तो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स is less than the mass of reactants, ठीक है। दिस लॉस ऑफ मास, ये जो मास हमारा लॉस्ट हो रहा है ये कहाँ जाता है? ये तो नहीं हो सकता ना कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। रिएक्टेंट्स का जो मास होगा इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो अगर ये जो है दोनों मासेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है, वैसे तो बेटे अगर हम देखें तो इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपको मैंने जो है वो बताया था कि न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं उनमें थर्ड डेसिमल के बाद जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है मास का, ठीक है। तो वो जो मास का थोड़ा सा डिफरेंस इनके दरमियान में आता है ना पॉइंट्स के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, दैट इज़ द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द एनर्जी बिटवीन दैम। तो ये जो लॉस ऑफ मास होता है इज़ कन्वर्टेड into energy according to Einstein's mass energy equation। और आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन बेटा क्या है? E इज़ इक्वल टू mc²। m इज़ द लॉस ऑफ मास, जो मास हमारा लॉस्ट हो रहा है, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और e जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारे यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक हो गया। m क्या है हमारा? ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनका जितना मास जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स वो है, ठीक है। c जो है दैट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, और e जो है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। अब बेटा ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, इसको टेक प्लेस करवाने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल हैं, उन सब में हमारे पास जो है वो फिशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता। तो ये फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कहाँ पर टेक प्लेस कर रहा है? फिर जितने भी स्टार हैं या जो सन है हमारे पास, वहाँ से भी नो दैट कि हीट एनर्जी जो है वो हमारे पास आ रही है। अब सूरज में या ये सितारों में ये जो हीट है ये कौन से प्रोसेस के ज़रिए जो है वो जनरेट हो रही है कि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है कि ये इतने लाखों मिलियंस ऑफ किलोमीटर का फासला जो है वो तय करने के बाद भी ज़मीन पर पहुंचकर जो है वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट कर सकती है कि हमारा जो है वो गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 50 से अबव जो है वो चला जाता है। तो इतना टेम्परेचर अगर हमारे पास आ रहा है तो इट मीन्स इतनी हीट हमारे पास आ रही है। तो ये हीट जो है ये सूरज, सितारों वगैरह के ऊपर जो है वो किस तरह से बन रही है? तो स्टार्स में और सन में जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन जो है ये टेक प्लेस करता है, ये रिएक्शन हमारा, जिसके रिजल्टेंट में जो है हमारे पास जो अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फ्यूजन टेक्स प्लेस ऑन सन एंड स्टार्स। आपको बेटे मैंने बताया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन को टेक प्लेस करवाने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। इनिशियल टेम्परेचर जो है इनिशिएट करने के लिए इस रिएक्शन को जो इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम यहाँ पर जो है वो अचीव नहीं कर सकते हैं, मतलब अचीव तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एज़ इन केस ऑफ एटम बॉम्ब हम जो है वो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन वो रिएक्शन जो है वो कंट्रोलेबल नहीं है। आप एक एटॉमिक बॉम्ब के रिएक्शन को जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब एक्सप्लोड करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है।
तो चूँकि हमारे पास जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है इतने ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने की, जिसके लिए जो है वो हम फेवरेबल कंडीशंस बना सकें अपने फ्यूजन रिएक्शन की। दैट्स वाई हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स अवेलेबल हैं ऑन अर्थ, जहाँ पर हम जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए एनर्जी को जनरेट करें, दैट इज़ ओनली द फिशन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है उसकी फेवरेबल कंडीशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम अर्थ के ऊपर उसको टेक प्लेस नहीं करवा रहे हैं। तो सूरज सितारों के ऊपर जो है, सितारों के ऊपर ये जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस करता है। जो सन है ना, उसका जो कोर है, जो उसका सेंटर है, सूरज का जो सेंटर है, उसका टेम्परेचर कितना है जी? उसका टेम्परेचर है 20 मिलियन केल्विन is the temperature of core of sun. 20 million, million is 10 raised to power 6. You understand कि ये कितना हाई टेम्परेचर है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो वाटर बॉयल हो जाता है। 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो हमें इतनी स्वेटिंग होती है दैट वी कांट स्टे, जो है हम इतनी शदीद धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा हीट हमें फील होती है। तो ये 10 रेज़ टू पावर 6 मिलियन 10 रेज़ टू पावर 6 के अंदर जाके इतना हाई टेम्परेचर जो है वो सूरज की सरफेस का है, सॉरी कोर का है, तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है दैट इज़ फेवरेबल फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। इनको जो है वो फ्यूज़ करवाने के लिए ये रिएक्शन जो है हमारे पास इतना टेम्परेचर जो है वो फेवरेबल है, इसलिए जो है वो सन के ऊपर जो है ये फ्यूजन रिएक्शन जो है वो हमेशा से जो है वो चलते आ रहे हैं। इन रिएक्शंस के रिजल्टेंट में जो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, वो रेडिएशंस की फॉर्म में जो है उसका कुछ पार्ट, ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द सन्स एनर्जी रीचेज अर्थ, और हमारी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जो है ज़मीन के ऊपर जो है वो सूरज से जो रोशनी आ रही है उसके ऊपर है। बिकॉज हमारे जितने प्लांट्स हैं वो सब के सब जो है वो सूरज से रोशनी लेकर जो है वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर डार्कनेस हो जाएगी, सूरज नहीं निकलता, तो ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल क्यों होता है, रात को ठंड होती है, सूरज नहीं होता। तो अगर सूरज जो है वो हीट दे ही ना, रोशनी आए ही ना, तो देर विल बी कोल्ड, और इतनी ठंडक हो जाएगी, इतनी कोल्डनेस हो जाएगी दैट वी ऑल विल डाई अल्टीमेटली। तो ज़मीन पर जो लाइफ की जो डिपेंडेंस है दैट इज़ ड्यू टू द सनलाइट। सूरज की रोशनी की वजह से जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है वो चल रही है। तो ये जो है ये ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट, कि जितनी सूरज के ऊपर एनर्जी इन रिएक्शंस के रिजल्टेंट में रिलीज़ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो ज़मीन के ऊपर आता है, और यही जो है वो हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो लाइफ को चलाने के लिए जो है दैट इज़ इनफ। अगर ये नहीं होगी तो ज़मीन के ऊपर लाइफ भी नहीं चल सकती है। तो ये है जी हमारे फ्यूजन रिएक्शन, और जो है 4 जो है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाइड जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। जब ये 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस करता है, हीलियम का न्यूक्लियाई बनता है, साथ में जो है हमारे पास हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप बनता है, और साथ में इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं। इसकी इक्वेशन जो है वो हमारी जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, तो वो मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रही हूँ, आपको जस्ट बता रही हूँ। जब 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं तो हीलियम का न्यूक्लियाई बनता है, साथ में हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप बनता है, और साथ में न्यूट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में रिलीज़ होती है, दैट इज़ 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मैंने बताया था बेटा इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है दैट इज़ इक्वल टू हाउ मैनी जाउल्स ऑफ एनर्जी, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जाउल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतनी जो है वो जाउल हमारे पास एनर्जी के अगर मौजूद होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है जी बेटा हमारा आज का फ्यूजन रिएक्शन। इसमें हमने क्या देखा कि जब 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जो है एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, साथ में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसको हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दी जिसमें हमने न्यूट्रॉन्स को जो है वो ब्लू जो है वो सर्कल से इंडिकेट किया है। देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द ब्लू बॉक्स बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन्स हैं हमारे उनके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारा प्रोटॉन्स को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ये हीलियम का न्यूक्लियाई है, ये न्यूट्रॉन है हमारे पास। हीलियम न्यूक्लियाई जो हैं वो अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं हमारे पास, अगर हम रिकॉल कर लें इनको। तो हमारे पास ये एनर्जी जो है वो आती कहाँ से, इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में। तो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में क्या होता है
कि जो मास ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है वो रिएक्टर्स के कंपैरिजन में कम होता है। जितनी अमाउंट से कम होता है उतनी अमाउंट ऑफ जो है वो मास आपकी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी के अंदर। और ये रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होता है, और ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ये हमारी अर्थ के ऊपर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सूरज का टेम्परेचर जो है वो उसकी कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन केल्विन है, विच इज़ फेवरेबल फॉर द फ्यूजन। तो इसलिए वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस होती है, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी की सिर्फ कुछ फ्रैक्शन, सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो हमारी अर्थ तक पहुँचता है। और ये जो है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के रिजल्टेंट में रिलीज़ हो रही है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जॉल ऑफ एनर्जी। तो दैट इज़ एंड ऑफ द चैप्टर। हमारे चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है हैज़र्ड्स का, वो हमारा इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो इतने टॉपिक्स जो हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। हम लोगों ने लास्ट जो है वो अपने कुछ 2-3 लेक्चर से पहले न्यूमेरिकल्स किए थे। हमारे जो है वो कुछ एग्जांपल्स और एक न्यूमेरिकल जो है विच वाज रिलेटेड टू द कार्बन डेटिंग, वो हमारे रह गए थे। उनको हम आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है वो MCQs और रिव्यू क्वेश्चन जो होंगे हमारे इस एक्सरसाइज के, उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 11.1 और 11.4 हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल 18.9 करना है। हम इसको हरिडली जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको फार्मूलाज जो हैं वो याद होने चाहिए। फार्मूले हमारे जो हैं वही थे जो हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फार्मूला था, n = n0 × 1/2 की पावर t। तो पहले तो जी हम जो है वो अपनी 18.1 एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। वेरी इजी। क्या कह रही हैं जी उसमें, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय X613। ये अभी जो है वो मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ निकाल के भी दिखाई है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को निकालना। तो इसी प्रोसीजर को हमने बस जो है वो फॉलो करना है, और हमने जो है वो अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। एग्जाम्पल 18.1। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जी, न्यूक्लियाइड उसने दिया है X613, ठीक है, ये हमें गिवन है। आपने इसके अंदर जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये हमें गिवन है एलिमेंट बेटे, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है इसके अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनको हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिनको हम N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बेटा पता है कि न्यूक्लियाइड के रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर हम इसकी जनरल फॉर्म देखें तो जनरली न्यूक्लियाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज XZA। मतलब जो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर को, विच इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो पावर की फॉर्म में चीज़ लिखी होती है ना ऊपर करके, वो सुपरस्क्रिप्ट होता है, और जो नीचे लिखी होती है वो सबस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट जो है हमारा बेटे वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है, जो कि हमारा एटॉमिक नंबर Z के होता है। और A जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक मास को, और एटॉमिक मास A जो है हमारा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब बेटा इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग X613 विद XZA। तो Z जो है हमारा बेटा वो किसके इक्वल है, 6 के, एंड Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A जो है दैट इज इक्वल टू 13, A जो है दैट इज इक्वल टू Z प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Z हमारे पास आ गया ऑलरेडी, N इज इक्वल टू 13 माइनस 6, तो 13 में से 6 को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 7 इन द न्यूक्लियाइड। आप इसका रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ ताकि हम आगे जो है वो अपना अगला न्यूमेरिकल कर सकें। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स are 6 and number of
I hope you can say this. Neutrons are 7 in nuclide. ठीक है, जो न्यूक्लियाइड में गिवन था उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और जो 7 है वो न्यूट्रॉन्स है। तो ये जो है हमारी एग्जांपल जो है वो 18.1 है। अब हमने बेटा एग्जांपल जो है वो करनी है 11.4 विच इज़ रिलेटेड टू द कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था उससे रिलेट करेगी हमारी एग्जांपल 11.4। 11.4 एग्जांपल इज ऑन पेज 184। एग्जाम्पल 18.4। काफ़ी कंजूस हूँ वैसे मैं ये बोर्ड यूज़ करने के मामले में, तो यहीं पर हम इसको जो है वो समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। ये इजीली हो भी जाएगी इतनी स्पेस में हमारे पास। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जी हम इसकी। एग्जाम्पल 18.4 क्या कहती है? द कार्बन 14, ठीक है, कार्बन 14 जो है वही जो है वो कार्बन डेटिंग के अंदर हमारा रेडियो आइसोटॉप यूज़ होता है। C12 ratio in a fossil bone is found to be 1/4 that of the ratio in the bone of a living animal। ठीक है, एक लिविंग एनिमल जो है उसकी जो लाइव बोन है उसके कंपैरिजन में, मतलब एक जो एनिमल है वो ज़िंदा है तब उन्होंने उसकी बोन के अंदर कार्बन की रेशो ऑब्जर्व की, और फिर वही एनिमल जो है जो उनको एक डेड मिला था कहीं से, उसकी एक बोन के अंदर उन्होंने जब कार्बन की रेशो देखी तो दैट वाज 1/4। हाफ लाइफ कार्बन 14 की 5730 ईयर्स है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फोसल? आपने ये बताना है कि ये जो फोसल उनको मिला है वो कितने साल पुराना है। क्या उसने हमें बताया है कि जो एक्टिविटी है कार्बन की दैट इज़ 1/4। ठीक है, लाइव एनिमल के कंपैरिजन में डेड के अंदर जो है वो कार्बन की एक्टिविटी जो है वो 1/4 से रिड्यूस हो चुकी है। ठीक हो गया, मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो हैं दे आर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। इस बात का ये मतलब है, ठीक है, कि 1/4 जो हैं वो रह गए हैं अपने ओरिजिनल के कंपैरिजन में, कि 1/4 एक्टिविटी होने का ये मतलब है। उसके बाद उसकी हाफ लाइफ बता दी है और क्या पूछा है उसने, उसकी एज कितनी है, कि कितना टाइम जो है वो बोन जो है वो अपना गुजार चुकी है इन द डेड फॉर्म। वेरी इजी न्यूमेरिकल। इसमें हम अपना बेटे गिवन डेटा देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमसे पूछा क्या गया है एंड देन we'll come to its solution। गिवन है जी हमें कार्बन की हाफ लाइफ और उसकी एक्टिविटी गिवन है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स आर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एटम। हाफ लाइफ T 1/2 हाफ लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 5730 ईयर्स। यू हैव टू फाइंड द टोटल टाइम, जितना जो है ये फोसल जो है वो गुजार चुका है। तो सोल्यूशन में हम बेटे आ जाते हैं। आपको जो है वो T कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अगर याद हो तो, नहीं भी याद तो हम साइड पे पहले लिख लेते हैं। स्मॉल t वॉज इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, और स्मॉल t हमारे पास कहाँ से आता है, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/2 की पावर t। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल t को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करके हम जो है वो अपना टोटल टाइम निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले से जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल t की वैल्यू। हाफ लाइफ है, स्मॉल t कैलकुलेट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी टोटल टाइम। तो वी नो दैट n इज इक्वल टू n0 1/2 की पावर t, ठीक है, और गिवन हमें क्या है, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर कर लेंगे तो 1/2t इज इक्वल टू 1/4। 1/4 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर t। जब हमारी बेस सेम होती है तो इट मीन्स पावर्स भी सेम होंगी, तो t विल बी इक्वल टू 2। कितनी हाफ लाइफ हमारे ये स्पेसिमेन जो है गुजार चुका है, 2 हाफ लाइफ्स। तो अब जी हम इसकी जो है वो टोटल टाइम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला स्मॉल t इंटू हाफ लाइफ,
तो स्मॉल टी हमारे पास है जी 2, हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 11,460 ईयर्स। तो फॉसिल जो है वो कितनी लाइफ गुजार चुका है, 11,460 ईयर्स। तो आप इसका रिजल्ट किस तरह से लिखेंगे, द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल इज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने बुक में से ही स्टेटमेंट उठानी होती है, तो हम इसका रिजल्ट जो है वो लिखते हैं, द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द फॉसिल इज 11,460 ईयर्स। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया जी हमारे पास रिजल्ट। एग्जाम्पल 11.4 भी हमारी हो गई है। अब हमने जो है वो हमारा न्यूमेरिकल 18.9 जो है हमारे आज के जो लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव था वो रह गया है, उसको हम करते हैं। उसके बाद हम इस लेक्चर को जो है वो एंड करेंगे। तो न्यूमेरिकल 18.9 में जो है वो हम देखते हैं कि क्या होगा। ये भी न्यूमेरिकल जो है वो हमारा कार्बन डेटिंग से ही रिलेटेड है स्टूडेंट्स। सॉरी, एग्जाम्पल जी न्यूमेरिकल होगी हमारी 18.9। देखते हैं जी इसमें वो क्या कह रहा है। Ashes from a camphor deep in a cave show carbon-14 activity of only 1/8 the activity of fresh wood। ठीक है, कैम्फर जो है काफूर जिसको जो है वो आम लैंग्वेज में कहा जाता है, जो कि खुशबू के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो वो फ्रेश के कंपैरिजन में जो उनको जो है वो एक वो वुड ही होती है, ठीक है, उसकी फ्रेश के कंपैरिजन में जो सैंपल उनको मिला है उसके अंदर जो कार्बन की एक्टिविटी है वो 1/8 है अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी का। हाउ लॉन्ग अगो वॉज दैट कैम्पफायर मेड, आपने ये बताना है कि वो कितने साल पहले जो है वो बनाया गया था। तो बेटा आप लोगों का यही जो है ये आपने जो सलूशन किया है सेम हमने इसको फॉलो करना है। इसके अंदर जस्ट एक चीज़ आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर याद रखनी है, दैट यू आर नॉट गिवन द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर यू विल बी गिवन द हाफ लाइफ, लेकिन ये एक वाहिद क्वेश्चन ऐसा है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है बोर्ड के जो है एग्ज़ाम्स के अंदर भी आ चुका है, हमारे यूनिक के पेपर जब होते हैं उनके अंदर भी ये न्यूमेरिकल जो है वो आ चुका है कि इसमें जो है वो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको हाफ लाइफ याद नहीं है, इफ़ यू नो द होल प्रोसीजर, तो वो सब वेस्ट जाएगा, बिकॉज आपको तो हाफ लाइफ ही नहीं पता। जब आपको हाफ लाइफ नहीं पता तो आप उसकी जो है वो एज को भी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। सो इस क्वेश्चन के साथ नोट लिख लें, ठीक है, ताकि आपको ये बात याद रहे दैट यू हैव टू रिमेंबर द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14। ठीक है, हाँ, नोट नहीं लिखा होगा तो आप जब सॉल्व करी होती हैं तो हम इस चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं कि वो गिवन है या नहीं गिवन है। आप नोट्स उठाते हैं, डेटा लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं कि भाई गिवन ही होगा क्वेश्चन के अंदर, वी डोंट बॉदर अबाउट इट। तो आप इसके साथ नोट खुद लिख लें, नोट्स में से करें या बुक में से करें कि आपने हाफ लाइफ खुद से याद करनी है इसकी, ठीक है, तो फिर आपको ये भूलेगा नहीं और आपको इसकी हाफ लाइफ याद करना भी जो है वो याद रहेगा। तो न्यूमेरिकल 18.9 देखें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 18.9 है। गिवन हमारे पास जो है उसकी एक्टिविटी है, आपने बताना है कितनी लाइफ इसकी गुजर चुकी है। उसने बताया है कि एक्टिविटी जो है ना, जो रिमेनिंग हमारे पास है वो ओरिजिनल का क्या है, 1/8 है। ठीक है, हाफ लाइफ आपको मैंने बता दिया है कि ये आपने खुद से याद रखनी है, 5730 ईयर्स। फाइंड हमने क्या करनी है कि कितने साल पहले जो है वो हमारे पास जो मटेरियल है वो बनाया गया था। अब सोल्यूशन की तरफ आ जाए। सेम हमने वही स्टेप्स फॉलो करनी है जो हमने लास्ट टाइम किए हैं, ठीक है, पिछले हमारे एग्जाम्पल के अंदर।
तो वी नो दैट n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2 की पावर t, और गिवन हमें क्या है, n इज़ इक्वल टू n नॉट इंटू 1/8। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। कंपेयर कर लेते हैं जी दोनों को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, EQ स्टैंड्स फॉर इक्वेशन। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर t। 1/8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यू नो दैट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं कि आप 8 को किस तरह से जो है वो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की फॉर्म में। अब इनको ये स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 8, 2 रेज टू पावर t इज़ इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। बेस सेम हो तो पावर्स भी हमारी सेम होंगी। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट t इज़ इक्वल टू 3। इफ़ यू हैव टू फाइंड कैपिटल T, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों ने बेटा जो है वो पढ़ा हुआ है, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ, दैट इज़ इक्वल टू द कैपिटल T विच इज़ द टोटल टाइम। इस इक्वेशन के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते हैं। स्मॉल t हमारे पास आ गया है 3, हाफ लाइफ है 5730, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 17190 ईयर्स विल बी द लाइफ ऑफ द कैंपफायर। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग अगो वॉज दैट कैंपफायर मेड, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है। आप लिखेंगे द कैंपफायर वॉज मेड, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, किस तरह से इसको समराइज करेंगे, वॉज मेड 17190 ईयर्स अगो। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल विद आर न्यूमेरिकल्स एंड दैट्स ऑल विद आर टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में बेटा हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जो है हमारी 2 एग्जांपल्स रहती थी 11.1 और 11.4। सॉरी स्टूडेंट्स, हम 18 चैप्टर कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई राइट इट एज 11, 18.1 एंड 18.4। ठीक है, चलिए यहाँ सही लिखा हुआ है। तो हमने 18.1, 18.4 एग्जाम्पल जो है वो की है, और न्यूमेरिकल जो है वो हमने 18.9 किया है। तो हमारे न्यूमेरिकल, हमारी एग्जाम्पल्स जो है इस चैप्टर की जितनी हमारी स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस जो है जो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स आज की हैं, जो टॉपिक किया है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।